अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग वीक 5 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर भी 5 है। अब हमारा चैप्टर 4 जो था प्रीवियस हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस का था वो हमने कवर किया था। तो लेकिन इसको मैं लिंक कर देता हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके साथ। तो अब जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेक होल्डर की टर्म माइट बी आप फेमिलियर हो, हमारे प्रीवियस डिस्कशन में वी मे हैव कवर्ड इट। तो स्टेक होल्डर्स को सिंपली वी कैन से दैट ऑल द पार्टीज those can be influenced by our decisions, or those have stakes in our business activities. So stakeholders is a term that is basically used for even individuals or groups or an organization. Like as an individual, when you are a student over here at Haley College of Commerce, there are many stakeholders. Like I being a teacher, I'm a stakeholder of yours. Then I'm being the coordinator of your semester, I'm also a stakeholder. Then principal of the college, administration of the college, all have stakes in you. आपका एक रॉन्ग या गुड डिसीजन जो है वो पूरे के पूरे कॉलेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एक इंस्टीट्यूशनल जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स हैं। योर फैमिली इज़ योर स्टेक होल्डर, दे ऑल्सो आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर डिसीजंस, उन्हें कंसर्न है आपके साथ। ठीक है, तो आपका एक गुड एक बैड डिसीजन जो है वो पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके भाई, आपके पेरेंट्स, आपकी अम्मी, आपकी बहन है, आपकी नीस, आपके नेफ्यूज जो भी होंगे, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स आपके। ठीक है, तो जो जिन लोगों को आपसे कंसर्न होता है वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम बिजनेस में स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करेंगे आज कि वो कौन होते हैं। देन ऑफ कोर्स उन स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करना है। तो बट हमें एक प्रीवियस जो हमारी डिस्कशन है उसको ज़रूर लिंक करना है आज के डिस्कशन के साथ, तो वो हम करने जा रहे हैं। इफ़ यू पीपल कैन रिकॉल, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस को। ठीक है, कि बेसिकली बिजनेस जो है वो होता क्या है कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमंस की उनको फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं बिजनेसेस। लेकिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाई यूटिलाइजिंग द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उनको इस तरह एफिशिएंटली यूज़ करना है कि उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए, तो दैट इज़ बिजनेस एक्टिविटी। तो अब इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ काम बिजनेस में की जाती हैं जिसका मकसद होता है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। ठीक है, तो वो सारा बिजनेस में शामिल होगा। देन चैप्टर 2 हमने डिस्कस किया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये जो है ये ओवरऑल बिजनेस की एक पिक्चर है। तो आपको याद हो वी हैव कंक्लूडेड दैट वी कॉल इट स्पॉट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं। After that, we covered chapter number 3, enterprising and entrepreneurship. If you people can recall, we have summed it up that the fourth factor of production is basically enterprising and entrepreneurship. So actually, this whole chapter focused on that fourth factor of production, क्योंकि एक्चुअली वो entrepreneur ही वो लोग हैं those start business। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो स्टार्ट कर सकता है। इफ़ आई आर यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हमें ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिन पे ग्रिप करनी पड़ेगी, जिनको हमें पॉलिश करना पड़ेगा, जिनको हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या इफ़ वी वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर वट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वी हैव टू शो। गॉट इट? तो दिस वाज आवर फोकस ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया था, उसका प्रोसेस कंप्लीटली पढ़ा था कि इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके 3 सोर्सेज हैं, ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं एंड फाइंडिंग गैप्स इन मार्केट है। उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। देन बेस्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी वी जनरेट आइडिया, बिजनेस आइडिया। We check feasibility of that idea. उसमें 4 forms of feasibilities are there: product and service feasibility, industry and market feasibility, then operational or organizational feasibility, and last one was financial feasibility. ठीक है, तो वो हम देख के उसकी बेस पे हम देखते हैं इधर आर आइडिया और बिजनेस इज फिजिबल और नॉट। क्या ये लॉन्च हो सकता है? क्या ये लॉन्च होगा तो इसमें सक्सेस के चांस हैं या नहीं है? इफ द सक्सेस चांसेस आर देयर, यू कैन अर्न ह्यूज मनी और ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस, देन यू प्लान इट, यू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान फॉर दैट। अब जो बिजनेस प्लान हम बनाते हैं इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपकी फिजिबिलिटी भी आती है और बहुत सारी चीज़ों के प्लान आते हैं। तो प्लान, इफ यू पीपल रिकॉल, वी हैव डिस्कस दैट के प्लान मीन सेटिंग गोल्स एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो ये बिजनेस प्लान है आपका। तो अब हमने यहाँ बिजनेस प्लान जब बनाना है तो उसमें एक कंप्लीट प्लान होगा। हाउ वी विल स्टार्ट बिजनेस,
हाउ इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड, हाउ इट विल बी ऑपरेटेड, ठीक है, हमारी मार्केटिंग कैसे होगी, हमारा फाइनेंस कैसे होगा, हमारी प्रोडक्ट हम बनाएंगे कैसे, एक कंप्लीट पिक्चर होती है हमारे बिजनेस की। तो बेसिकली बिजनेस प्लान का हमें फ़ायदा होता है, उससे एक तो हमें पता चलता है, ये ब्लूप्रिंट एक बन जाता है हमारी पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ का, कि हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे कैरी ऑन करनी है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द एंडिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी आफ्टर दैट। इसी तरह जो बिजनेस प्लान है, इसका जो सेकंड बड़ा यूज़ है, इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसर्स टू द बिजनेस। एक्चुअली हम बिजनेस प्लान को ही प्रेजेंट करते हैं और उसकी बेस पे हम लोग जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमारे लिए एक यूज़ होता है बिजनेस प्लान का। तो आफ्टर दैट बिजनेस प्लान जब हमारा बन जाता है, सपोज फाइनेंसेस भी अरेंज हो गए हमारे, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस। तो दिस इज एंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू हमने डिस्कस की थी कि व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन रीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्टैंड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होता है, देयर आर मैनी मैनी benefits of an entrepreneurial business. After that we discussed dirty dozen factors, वो कौन से 12 bad factors हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे और ऑफ कोर्स अक्रॉस द ग्लोब एंटरप्रेन्योर्स के फेलियर की वजह बनती हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। देन हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस को डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस क्या है एंटरप्रेन्योर्स के पास। तो आफ्टर दैट हम जब 4 की भी वीडियो मैंने आपको शेयर की थी, दैट वाज स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो मैं रिकैप में चैप्टर 4 भी लिख रहा हूँ, चैप्टर 4, ठीक है, दैट वाज स्कोप ऑफ बिजनेस। अगर आपको याद हो तो स्कोप ऑफ बिजनेस में हमने डिवाइड किया था बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें आपको याद है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़, ठीक है, ये हमने किया था। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस था, नेचर वाइज हम लोगों ने मेरे ख्याल में इसको डिवाइड किया था इंडस्ट्री में, कॉमर्स में एंड डायरेक्ट सर्विसेज में, ठीक है। तो अब जो हमारी इंडस्ट्री या कॉमर्स है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीशेप कर लूँ तो दैट विल बी इजी फॉर मी। चलिए, इसको हमने कहा था इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको याद हो हमने बात की थी, इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री है, इसमें एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है एंड इसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 इंडस्ट्रीज हैं। कॉमर्स के अंदर इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि वी हैव ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में हमारे पास जो है वो फर्दर सब टाइप्स हैं। वन इज़ नेशनल या लोकल ट्रेड, नेशनल हम कह लेते हैं या डोमेस्टिक इसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, और दूसरी हमारी है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो डोमेस्टिक में आपको फर्दर पता है कि इसके अंदर आते हैं होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो हमारी हैं इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें आती हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें वैसे एक और भी आ सकती है, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ इंट्रापोर्ट, ठीक है। ये क्या होती है ये हम डिस्कस इंशाल्लाह इसमें मज़ीद कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट एड्स टू ट्रेड है हमारी, देयर इज़ अ लिस्ट एड्स टू ट्रेड की, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यस दैट इज़ इंट्रापोर्ट, स्पेल में इशू है, इंट्रीपोर्ट, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म। एड्स टू ट्रेड के अंदर देयर आर मेनी सर्विसेज लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी वो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो हमें फैसिलिटेट कर सकती है ट्रेड को। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एड्स टू ट्रेड। अच्छा, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बाद है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आई बिलीव सो। इसके अंदर हमारी आ जाती है कॉटेज है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। So these are the types. After that we have on the basis of ownership. On the basis of ownership में we have either public sector और प्राइवेट सेक्टर। इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो इट वुड बी इजी फॉर मी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस।
पब्लिक सेक्टर आपको पता है जो गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मजीद हमारे पास ऑप्शन है, लाइक इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें पार्टनरशिप है, इसमें कंपनीज हैं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ठीक है, एक और फॉर्म भी है। ठीक है, यस आई फॉरगॉट टू पुट इट ओवर हियर जस्ट। ये तो प्राइवेट है ना। प्राइवेट के अलावा एक और आजकल इमर्ज हुई है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो स्कोप को हम डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का हमने अभी जैसे टाइटल लिखा था, स्टेक होल्डर्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ओके गाइस, तो स्टेक होल्डर से पहले हमें जो है एक चीज़ देखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बेसिकली स्टेक होल्डर्स कौन है हमने एक तो डिफाइन कर लिया ना। ठीक है, लेकिन उससे अहम जो एक चीज़ है हमारे पास वो है हमारी इराज ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमारे बिजनेस इराज जो थे ना वो डिफरेंट रहे हैं। तो डिफरेंट इराज के अंदर जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थी या एक्टिविटीज़ थी वो डिफरेंट होती रही हैं। लाइक हियर इज द डायग्राम यू कैन सी ओवर हेयर। मैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देता हूँ, साइज थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको देखने में। तो आई एम मेकिंग इट 16.5, इट्स नॉट वर्किंग, तो 16 आई बिलीव सो इट्स फाइन। और इसको और थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, इट्स 20। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। ओके गाइस, तो I hope so. Things are presentable now. ठीक है, now it's adjusted. Okay, तो we have 6 eras. Clockwise आपने चलना है। कभी भी आपके पास सर्कल में कोई चीज़ आए तो you have to see it clockwise. जो हमारी सबसे पहले इरा है that is called colonial era. ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग एनी एडिशनल स्लाइड फॉर दैट, मैं आपको सिर्फ इस इमेज से ही समझाऊंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन नोट्स को वीडियो को सुन के अपने नोट्स पर खुद प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ताकि यू कीप ऑन इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। अच्छा, जो कलोनियल इरा है बच्चों, दैट बिलोंग्स टू बिफोर 18th सेंचुरी, 1799 तक का जो आपका टाइम है ना, इसे हम कलोनियल इरा कहते हैं। ठीक है, तो अब जो कलोनियल इरा है 18th सेंचुरी से पहले तक जो हमारा है ना, बेसिकली 18th सेंचुरी से पहले तक, 1600 कुछ बनेगा वो 17th सेंचुरी बनती थी। ठीक है ना, तो 18th सेंचुरी से पहले तक, तो इसमें कलोनियल एरा है। कलोनियल एरा में कॉलोनीज थी। ठीक है, कलोनियल चीज़ें थी इसमें बनी हुई, 1700 कुछ और 1800 कुछ आपको पता है, उसमें कलोनीज से पूरी दुनिया के अंदर। इस पूरी जो है ना इरा के अंदर जो बेसिकली फोकस है ना, हर इलाके की अपनी स्पेशलाइजेशन होती थी। जिस तरह ज़्यादातर क्या था, फार्म्स और प्लांटेशन और जो हर्ब्स और जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ये वहाँ पे कॉमन थी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी दोज आर बेस्ड ऑन, जिस तरह एग्रीकल्चरिस्ट थे तो एग्रीकल्चरिस्ट सदियों से करते थे, रूरल थी तो रूरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चर ही था, सोसाइटी ट्रेडिशनल थी, बड़ी कम चेंजेस आती थी सोसाइटीज़ के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर वेरी लिमिटेड, एक इलाके के अंदर ही सारा कुछ होता था। ठीक है, आप जैसे देखिए ना, दूध है तो वहाँ दूध इलाके के अंदर ही, लस्सी है तो लस्सी इलाके के अंदर ही, वहीं पे सारा कुछ उग रहा है, वहीं पे खाया जा रहा है। कम था कि इंटरेक्शन था, इंटरडिपेंडेंस रिलेटिवली कम थी। अच्छा, और इस इनके अंदर ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स थी या तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी। इसके अंदर जो अक्सर थी ना, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो बड़ी कम थी। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस थे वो बड़े कम थे। जिस तरह कपड़ा बनाने वाला कोई एक है ना, तो एक ही खानदान कपड़ा बनाता था। जूते बनाने वाला खानदान है तो एक ही खानदान जूते बनाता था। पॉटरी बर्तन बनाना है तो एक ही खानदान बनाता था। आपने अक्सर देखा होगा जो पेशे होते थे ना, पेशे इनमें ज़्यादा होते थे। जिस तरह कुम्हार है तो वो बर्तन बना रहा है, उसको मोची या कॉबलर हम कहते हैं जो जूते बना रहा है। ठीक है, जुलाही होते थे जो बेसिकली कपड़े बनाते थे। तो ये प्रोफेशंस थे और ये नस्ल दर नस्ल उनके प्रोफेशंस होते थे और यही लोग स्पेशलाइज्ड होते थे। फिर इनके मुकाबले में कोई मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं था। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो ज़्यादातर अपने स्किल बेस थी। आपके पास जो स्किल अवेलेबल है ना, उस स्किल पे सारी की सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग चलती थी और उसी की बेस पे आपकी मार्केट में डिमांड होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब है हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन का लेवल था, लेकिन स्पेशलाइजेशन होने के साथ द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी लो। ठीक है, कम कम यूनिट बनते थे। मुझे याद है कि हम क्योंकि बड़े लेट यूरोपियंस के मुकाबले में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ गए हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग भी थे हमारे एरिया में इन इन माय चाइल्डहुड, कि वो जो लोग थे
वो बेसिकली शूज़ बनाते थे तो उनको बुकिंग करवानी पड़ती थी 6 मंथ्स पहले कि शूज़ बना के दे दें मुझे, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली द डायलेमा ओवर देयर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, बड़ी कम थी, इंडिपेंडेंट थी ज़्यादातर एक्टिविटीज़। और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ना अवेलेबल, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा इक्तफा होता था। जेनेटिक इंडस्ट्री इसमें ज़्यादा थी, जेनेटिक यानी ज़्यादा होता था ना एनिमल्स को, ज़्यादा हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा थी, और जो प्रोडक्शन थी वो रिलेटिवली कम थी। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉलोनियल इरा। आप खुद सोचें इस इरा के अंदर हमारा फोकस किस पे था। हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड का है और जो लेबर का है ना, उसको ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। और उनको यूज़ करके हम जो है वो एक्टिविटीज़ करते थे। कैपिटल इक्विपमेंट या मशीनरी का जो यूज़ था वो रिलेटिवली बड़ा प्रिमिटिव था, बड़ी देसी मशीनें और पुरानी मशीनें इस्तेमाल होती थी। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैड द सेकंड इरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इरा है। ये 18th और 19th सेंचुरी में आया। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाइट भी आपने सुना हो, ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, इसकी बर्थ हुई थी, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्शन था ना वो देसी मशीनों से, जिसे हम वलैती मशीनें कहते हैं ना, या बेसिकली हम कहते हैं कि मशीनरी और इंजीनियरिंग बेस्ड मशीनरी, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस हो गया। तो यहाँ पे अगर कपड़ा बनाना है, पहले खड्डी पे बनता था, तो खड्डी से वो लूम पे चला गया, लूम्स आ गई। पहले हैंडलूम्स होती थी, तो हैंडलूम ख़त्म होके वो जो मैकेनाइज लूम मशीनरी बन गई, मशीनरी की शक्ल में, या इलेक्ट्रिक लूम्स बन गई। इलेक्ट्रिक इंजन्स की आपको पता है बर्थ हुई, और इलेक्ट्रिक इंजन्स तो ना, कहीं इलेक्ट्रिक इंजन्स तो बाद में आए, तो इंजन्स बने बेसिकली जो है ना, फ्यूल बेस्ड और कोल बेस्ड इंजन्स बनाए गए, उससे ट्रेन्स बनी, उससे मशीन्स बनी, उससे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो दिस वाज एक्चुअली द शिफ्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कैपिटल की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई, मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट आ गया, इक्विपमेंट आने के साथ साथ जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर्स, अब एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही थी ना कलोनियल इरा में, अब यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बर्थ हुई, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की भी आपको पता है इसी दौर में हुई, और दैट वाज एन इरा ऑफ इनोवेशन, आपको पता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारा कलोनियल इरा था, कलोनियल इरा में जो ट्रेडिंग होती थी ना, जिस तरह इंटरनेशनल ट्रेड भी तो होती थी। आप सुनते हैं आप वसल्लम के दौर में हज़रत उस्मान गनी ताजर थे, अबू बकर सिद्दीक ताजर थे, आप वसल्लम खुद तिजारत करने के लिए शाम गए, ठीक है, कपड़ा लेकर, बहुत सारी चीज़ें लेके। तो हिंदुस्तान से लोग ताजर तिजारत करने और ईरान से लोग तिजारत करने आते थे। तो उस दौर में जो तिजारत भी थी, जो ट्रेड भी थी, वो ट्रेड भी बेसिकली जो है ना वो कंज्यूमर गुड्स की होती थी। अब देखिए कपड़ा ट्रेड होता था, स्पाइसेस, हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में स्पाइसेस जाया करते थे, इसकी ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेडिंग होती थी ये भी ज़्यादातर फिनिश गुड्स नहीं थी, ज़्यादातर या रॉ मटेरियल था या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी होती थी। कपड़े की होती थी तो कपड़ा भी आपको मैंने बताया बड़ा रिस्ट्रिक्टेड, लो लिमिट या लिमिटेड प्रोडक्शन उसकी होती थी, ज़्यादा हाई लेवल का उसमें नहीं था। अब ये चीज़ क्या था, वहाँ पे ट्रेड और तरह की थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ गई मशीनरी की वजह से, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज थे उन्हें मार्केट्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको पता है लोकलाइज्ड उस वक्त मार्केट्स थी, तो मार्केट्स पे फिर कब्जा करके ही हो सकता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मार्केट्स पे बाकायदा कब्जे और वो जो था वो भी इरा साथ साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, प्रोडक्शन जो है वो जो कन्वेंशनल मेथड से प्रीमिटिव मेथड्स उनसे कन्वर्ट हो गए मशीन्स की तरफ। साथ ही फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हुई, क्योंकि इंडस्ट्री लग गई थी ना, तो अब इंडस्ट्रीज के मालिक भी बनना शुरू हो गए, एंटरप्रेन्योर्स जो नई नई इंडस्ट्रीज लगाने लगे, नई नई रिसोर्सेज यूज़ करने लगे, और उन रिसोर्सेज को और उन इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करके वो जो है बेसिकली अब वो नई मार्केट्स की तरफ जाने लगे। जो एंटरप्रेन्योर्स है आपको पता है वो नए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करता है, तो आइडिया लेता है, आइडिया बनाता है, रिस्क लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम स्टार्ट हुआ कि मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो मैस प्रोडक्शन के साथ स्टार्ट हुआ तो नई मार्केट्स की ज़रूरत भी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट से जो उन्होंने अपने, या ट्रेडर्स भी बढ़ गए, उन्होंने बाकायदा तौर पे नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिर साथ क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर हो गई थी, ट्रेन्स आ गई थी, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वो जो शिफ्टिंग थी दैट बिकेम ईजी। तो ईजी होने की वजह से जो है सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो हमारे बेहतर हो गए, कि एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो आसान हो गया, ठीक है। तो आसान होने की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि नई मार्केट्स एक्सप्लोर हुई, नई मार्केट्स में गए, तो वही लोग जो लेके जाते थे अब वो अमीर होना शुरू हो गए, वो बाकायदा बिजनेसेस और बाकायदा कंपनीज की बर्थ शुरू हो गई। आप पढ़े ना अमेरिकन और ब्रिटिशर्स कंपनीज को, तो उनको जो है वो 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, 120 ईयर्स हो गए हैं। ये वो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरल इरा के अंदर जो है अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या है, ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज़ लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन एक तरतीब एक स्टेज के साथ चल रही है। आफ्टर दैट वी हैव प्रोडक्शन इरा, ये 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी में है बच्चों। हमारी 21st सेंचुरी अभी भी चल रही है ना, ठीक है। तो प्रोडक्शन इरा भी अब हमारा साथ साथ चल रहा है, अगले इराज जो आएंगे वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन इरा में क्या हुआ, ये यहाँ मजीद सोफिस्टिकेशन आई मशीन्स में,
अब जैसे देखें ना, ट्रेन का इंजन बना, तो ट्रेन का इंजन इस वक्त जो है बच्चों, वो हमारा कोई 4th से 5th जनरेशन में पहुंच चुका है। पहले कोल होते थे, फिर फ्यूल वाले इंजन आए, फिर जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन आए। इलेक्ट्रिक इंजन के बाद अब सोलर्स को यूज करके वो इंजन बना रहे हैं, तो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन चल रही है। तो प्रोडक्शन ईरा में भी जो मशीनें बनी थी ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ईरा में जो सेकंड ईरा थी, अब उसके बाद उनको मजीद सोफिस्टिकेटेड बनाया गया। जिस तरह मशीनें जो हैं ऑटोमेटेड हो गई। अब जैसे देखें रोबोटिक्स आ गई, तो रोबोटिक्स के आने के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा कि रोबोट आए, तो जो जहाँ मशीनों पे इंसान काम करते थे वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिस तरह अब हुआ ना, प्रोडक्शन ईरा जब स्टार्ट हुई तो मशीनें तो बन गई। गाड़ियाँ भी, सपोज मैं गाड़ियों की मिसाल देता हूँ, गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो गाड़ियां, लेकिन गाड़ियों की जो टेक्निक्स थी वो पुरानी थी, तो गाड़ियों में एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई। आई रिमेंबर हेनरी फोर्ड, आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा। हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट की मूविंग असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट। पहले ये होता था बच्चों की गाड़ी बनाने के लिए ना, एक जगह पे गाड़ी खड़ी रहती थी, सारे पार्ट्स लाए जाते थे और उस जगह पे उसको असेंबल किया जाता था। ये कहते थे हम स्टैटिक असेंबली लाइन। उसने मूविंग असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट दिया कि बेल्ट चले, बेल्ट के ऊपर गाड़ी हो, एक बंदे ने गाड़ी का काम किया, वो बेल्ट चल के अगले बंदे के पास चला जाए, उसके पास अपनी नई गाड़ी का काम आ जाए। अब क्या होगा, वो बंदा फारिग नहीं होगा। ठीक है, और हर बंदा जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि सपोज गाड़ी बनती है ना, उसके 5 to 7 स्टेप्स होते हैं। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो भी देख लें तो उसमें अवेलेबल है, या पाकिस्तान के अक्सर प्लांट्स भी दिखाते हैं चैनल्स के अंदर ना, जब वीडियोस चल रही होती हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का फ्रेम आता है, एक बंदा गाड़ी के फ्रेम को पेंट में जो है वो डबोते हैं, पेंट का बहुत सा बड़ा सा टब होता है, उसमें डबोते हैं, वो पेंट हो जाती है, निकाल के अगले स्टेप पे। ठीक है, अब जब अगले स्टेप पे गई है तो पीछे एक और गाड़ी आ गई, जो पेंट करने वाला दोबारा उसको डुबोएगा, वो पेंट हो रहा होगा। अगला जो है वो उस पर काम शुरू कर देगा इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो उसके अंदर सारी वायरिंग गुजारेगी गाड़ी के अंदर। जब वो गुजर जाती है, ठीक है, तो आ जाए, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। अब इट विल बी शिफ्टेड टू द 3rd स्टेप। ठीक है, अब वो उसके अंदर इंजन और बाकी जो इंटीरियर है वो पुट करेंगे। तो अब ये हर बंदा स्पेशलाइज काम कर रहा है अपनी अपनी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर। ये जो है ये प्रोडक्शन एरा की मिसाल है। तो इसमें जो है प्रोडक्शन एरा में प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स भी आई, जिस तरह आईटी भी आया, जिसके इसमें सॉफ्टवेयर भी आए, इसके अंदर इक्विपमेंट भी आया। तो इक्विपमेंट भी आया, तो वो जो आया ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैस प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज हुई। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो रोबोटिक्स का आया जैसे, और मैस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, और फिर प्रोडक्शन के लिए इसमें एक और शिफ्ट भी आई, प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट ये आई कि नई नई मार्केट्स प्रोडक्शन के लिए ढूंढी जाने लगी। जिस तरह इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में तो ये बात थी सिर्फ ना, कि इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने नई मार्केट सेल करने के लिए ढूंढी। हम यहाँ बात करें प्रोडक्शन एरा में नई प्रोडक्शन के लिए मार्केट्स भी ढूंढी गई। जिस तरह इंडिया में मैस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ गई, यूरोपियन कंपनीज चाइना में चली गई, यूरोपियन कंपनी ब्राज़ील में चली गई, साउथ अफ्रीका में चली गई। अब जिस तरह मर्सिडीज बेंज का प्लांट साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है एप्पल के फ़ोन जो हैं वो बन रहे हैं इंडिया में भी और चाइना में भी। ठीक है, टेस्ला कंपनी ने अपना प्लांट जो है वो, अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है, उन्होंने अपना प्लांट चाइना में लगा लिया। ठीक है, तो उनको वहाँ पर सस्ती गाड़ी पड़ती है अमेरिका के मुकाबले में। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए यहाँ देखा गया। फिर रिसोर्सेज देखे गए, कहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है ना, वहाँ कंपनीज ने प्रोडक्शन फैसिलिटीज अपनी लगाना शुरू कर दी, जहाँ नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज सपोज ज़्यादा है। तो ठीक है, तो ये प्रोडक्शन इरा की खूबी है। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द मार्केटिंग इरा। ठीक है, मार्केटिंग इरा के अंदर जो है ये 1950 से स्टार्ट हुई, जब एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स बच्चों स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो इसकी जो बर्थ है उसके साथ साथ है। ओके, तो अब 1950 में जब आपको पता है, हम अभी बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके अंदर जब नई मार्केट्स आइडेंटिफाई हुई, तो जाहिर बात है मार्केट्स में जाकर चीज़ बेचनी भी तो है ना, लोगों को अट्रैक्ट भी तो करना है। उस अट्रैक्ट करने के लिए जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडेप्ट होने लगी। लोगों को मार्केट करते थे, मार्केट्स को ढूंढते थे, फिर लोगों की चॉइसेस को देखते थे, लोगों की चॉइसेस देख के उसके मुताबिक उनको जो है वो चीज़ें सप्लाई की जाती थी। दिस इज़ मार्केटिंग इरा। तो इट्स बर्थ हैड सिंस 1950s। अच्छा, 1950 से आपको पता है तीन चीज़ें फिर चल रही हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रही थी 20th सेंचुरी के मिड से, प्रोडक्शन भी मैस की तरफ जा रही थी, और नई नई मार्केट्स आइडेंटिफाई होकर उनमें मार्केटिंग भी की जा रही थी। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैकडोनल्ड जब गया था ना जापान के अंदर, ठीक है, तो जब वो जापान में गई तो जापान का जो कल्चर था, ठीक है,
उसमें जो बेसिकली होता क्या था कि जापान के लोग, अगर आप पुरानी मूवीज भी देखें तो ज़मीन पर बैठ के खाते थे, और छोटा सा हाइटेड सा, थोड़ी सी हाइटेड सा टेबल होता था जिसके ऊपर बैठ के वो खाना खाते थे। तो हुआ क्या, आफ्टर 15 ईयर्स वही जापानीज जो थे और रेस्टोरेंट में कुर्सियों पे बैठ के खाना शुरू हो गए। तो अक्सर औकात जो है ना, लोग इसको ग्लोबलाइजेशन को ना, क्रिटिक जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मैकडोनलाइजेशन। कि जब जो कंट्रीज के कल्चर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, लोगों की ईटिंग हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव भी हुए हैं लेकिन बदल भी गए हैं। बदले कैसे हैं कि लोगों ने अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है। तो ये मार्केटिंग है। देखिए, पहले आपने खाना उनको दिया, उनको बर्गर खिलाया मैकडोनल्ड का, कैसे खिलाया, उनके स्टाइल में। आफ्टर 15-20 ईयर्स वो जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये मार्केटिंग ही रहा है कि जब हमने मार्केट्स भी ढूंढी और लोगों को उनके मुताबिक प्रोडक्ट सप्लाई भी की, और फिर उनकी उनकी सोच को बदला भी सी। अब देख लें, हमारे पेरेंट्स, फोर फादर्स बर्गर पिज्ज़ास नहीं खाते थे। नाउ वी आर अ जनरेशन जो पिज्ज़ा और बर्गर लवर्स हैं। हम लोग खाने से ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। अच्छा, एंड एक और इरा जो साथ साथ चल रही है, जिसकी बर्थ 1990s से आई थी बेसिकली, वो है रिलेशनशिप इरा। 1990 की दहाई से इसकी स्टार्ट हुई, क्योंकि अब तो मार्केट्स भी बन गई। ठीक है, मुकाबला भी, अब प्रोड्यूसर भी पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर्स हैं, एक मार्केट में पूरी दुनिया से आने वाली कंपनीज हैं। तो अब आपने अपने आप को मुख्तलिफ कैसे करना है। हर कंपनी रोबोट को भी इस्तेमाल कर रही है, हर कंपनी बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें भी बना रही है, मैस प्रोडक्शन भी हो रही है, और हर मार्केट तक पहुंच रही है। मुकाबला बढ़ गया, कंपटीशन इज एट हाईएस्ट लेवल। तो हाउ यू हैव टू एक्चुअली सर्वाइव, तो इसमें जो है आसान तरीका यही है कि आप लोगों के साथ रिलेशन बनाएं। लोगों के साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसे हम कहते हैं, कि आप कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट करें कि दे आर लॉयल कस्टमर्स आर योर्स। आपको अपने कस्टमर्स का ख्याल हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ बना के रखें। जिस तरह मैं बैंक्स की आपको मिसालें देता हूँ, पाकिस्तान में जब बैंकिंग का बूम आया ना, तो बैंक्स बड़ा ख्याल रखते थे कस्टमर्स का। आपकी बर्थडे होनी तो आपकी बर्थडे पे आपको बाकायदा तौर पे मैसेज आना, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो नए बैंक्स पाकिस्तान में आए थे, हबीब बैंक और एलाइड बैंक और यूनाइटेड बैंक और नेशनल बैंक, इनका तो अपना स्टाइल है ना, देसी बैंक्स हैं। जो जितने फॉरनर्स बैंक थे, मुझे याद है, मेरे एक टीचर थे, तो मेरे मैं बैठा था, तो उनको सामने मैसेज आया, फिर उनको कार्ड आया और बुके आया साथ के, यू आर सर वेरी गुड कस्टमर ऑफ आवर्स, तो ये हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे और ये आपके लिए गिफ्ट है। दिस इज रिलेशनशिप इरा। तो ऐसे जो कंपनीज हैं, जो ऐसी सर्विसेज जैसे आपको जो है वो सर्व कर रही हैं अपने कस्टमर्स को, ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हैं, तो सोचें वो आपको अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी। आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ इंक्लाइन होंगे। तो नाउ वी आर मूविंग विद दैट रिलेशनशिप इरा। ठीक है, तो अब जो है हम रिलेशनशिप इराज के थ्रू से गुजर रहे हैं, और ये 6 इराज हैं। अगर आप देखें, इन सब में फोकस मुख्तलिफ है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो सबसे पहले थी, आपको कॉलोनियल इरा नज़र आ रही है। यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से यूज़ होते थे, हमने बात की, लैंड और लेबर यूज़ हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप आया, तो इंडस्ट्रियल इनके अंदर जो है वो कैपिटल की भी कंजम्पशन बढ़ गई। लैंड से नेचुरल रिसोर्सेज निकालते थे, मशीनों पे चीज़ों की मैस प्रोडक्शन होती थी, और लोगों तक उसको पहुंचा दिया जाता था। तो अब देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर कैपिटल तक था, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप जब आया तो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ गई। फिर प्रोडक्शन एरा में वो और फोकस हो गया ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, क्योंकि नई प्रोडक्शन की टेक्निक्स आई ना। तो नई प्रोडक्शन की टेक्निक्स के लिए तो इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो प्रोडक्शन इराज जो हैं, उसके अंदर हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी कंजम्पशन ज़्यादा जो है वो इंटेलेक्चुअल या एंटरप्रेन्योरल हो गई। और मार्केटिंग और रिलेशनशिप इराज जो हैं, उनके अंदर भी अगेन हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, इंटरनल की तरफ। ठीक है, और इंटरनल कौन से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज़ होंगे। ऑफ कोर्स मार्केटिंग और रिलेशनशिप एरा के अंदर आपको ज़्यादा इनोवेटिवली चलना पड़ेगा, ज़्यादा क्रिएटिवली चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसको आपको जो है वो मार्केट में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं समराइज मैंने किया है, और एक टेबल की फॉर्म में मैं यहाँ पे आपके सामने इसको पुट करता हूँ। ओके, यू कैन सी फ्रॉम देयर, यस दिस इज अ टेबल। सॉरी, कुछ और ही हो गया है। Wait for a while, but you just let me adjust it. Okay, this one. Okay, now I hope so you can see it. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और इलाज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। जी बच्चों, जस्ट हैव अ लुक। आपको नजर आ रहा है कॉलोनियल इरा, लेफ्ट साइड पे इराज हैं, कॉलोनियल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ज़्यादातर लैंड, लेबर और कैपिटल है मेजर।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लैंड, लेबर एंड कैपिटल पे कैपिटल ऐड हो गया। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बाद प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिलेशनशिप में भी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रही हैं। और डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कि किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर आप देखें तो इसमें हाईली इंडिपेंडेंट थी, आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि जूते बनाने वाला जूते ही बनाता था, कपड़े बनाने वाला कपड़े ही बनाता था, ठीक है। जो ट्रेडर था वो ट्रेडिंग ही करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेस डिपेंडेंट बट मोर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी थी, लेकिन ज़्यादातर क्या थी, इंडिपेंडेंट थी कि एक रेलवे बनाने वाला रेलवे पे ही फोकस कर रहे हैं, ट्रेन वाला ट्रेन पे ही फोकस कर रहा है, जो लूम्स वाला है जो कपड़े बनाता है वो लूम्स पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। कोल पे काम करने वाला कोल पे ही काम कर रहा है। डिपेंडेंस कम है लेकिन ज्यादातर इंडिपेंडेंस था, लेकिन स्टार्ट हो चुकी थी डिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में डिपेंडेंस बढ़ गई थी, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंस ज्यादा है ना। अब आप एंटरप्रेन्योर हैं, अब आपने नई मार्केट्स ढूंढनी है, नए एरियाज ढूंढने हैं, तो वहां पे आपको ट्रेडर्स की भी जरूरत है और आप मैन्युफैक्चरर भी हैं साथ साथ। तो यहाँ पे इंक्रीज डिपेंडेंस हो गई। और जो प्रोडक्शन इरा आई है तो दैट इज इंटरडिपेंडेंट इरा। आप बिल्कुल एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन इरा में। जिस तरह देखिए आप गाड़ियां बनाती हैं, तो गाड़ियां बनाने के लिए आप अगर रोबोटिक्स का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप आईटी पे भी डिपेंडेंट हैं, और आप कार मैन्युफैक्चरर खुद भी हैं। तो आईटी वालों को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या अपने आईटी के स्किल को इस्तेमाल करने के लिए कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, और कार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वालों को आईटी वालों के स्किल्स चाहिए। तो दो इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। मार्केटिंग एरिया में मॉडरेटली हाई इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और इसमें लाइक हाई मजीद बढ़ गई है मार्केटिंग एरिया में ना। और जो रिलेशनशिप एरिया है इसमें हाईली इंटरडिपेंडेंस है हमारी, ठीक है। कि अब तो हमने कस्टमर को भी अपने करीब कर लिया है, कि कस्टमर को भी हम एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईली इंटरडिपेंडेंस एरिया है। और मेजर स्टेक होल्डर्स में आता है लाइक, अगर आप देखेंगे कौन है जो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। कॉलोनियल एरिया में मोस्टली इंटरनल थे, हम खुद थे। सपोज एक बंदा कपड़ा बनाता है, तो अगर वो कपड़ा नहीं बनाता एक महीना, वो बीमार हो जाता है सपोज, और नहीं बनाता तो क्या होगा, भूख मरने मरने पे आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो मोस्टली इंटरनल था, लेकिन लेस एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल भी स्टार्ट हो चुका था कि इंडस्ट्री आपने बनानी है। आप जिस तरह आप लूम लगाते हैं, तो लूम का कपड़ा है, अब आपका कपड़ा बनाएंगे तो आपको कपड़े के लिए जो है वो बेशक मशीनरी चाहिए, लेकिन आपको बाहर से रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। आप उसको अरेंज करना है आपने। अच्छा, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मोस्टली इंटरनल लेस एक्सटर्नल था। अगेन आप इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, लेकिन आपका एक्सटर्नल जो है वो मैं इसको इंक्रीज एक्सटर्नल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसके मुकाबले में इंक्रीज हो गया था, दैट इज इंक्रीज्ड एक्सटर्नल। और इसमें प्रोडक्शन एरा में, मार्केटिंग एरा में और रिलेशनशिप एरा में दोनों जो है दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो एक चेंज है जो हमारी आई है विद द चेंज इन इराज। तो आप बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे आखिरी कॉलम में, तो दो तरह के आपको अब नज़र आ रहे हैं कि वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि बिजनेस के लेवल बढ़ गए ना। कॉलोनियल एरा में अगर आप देखें तो सिर्फ एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब तो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो एक फैक्ट्रीज के अंदर भी लोग हैं और फैक्ट्रीज के बाहर का भी इन्वायरमेंट है, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बदल गए हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर एक्टिविटीज। अब प्रोडक्शन भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है और रिलेशनशिप भी। अब हम इस इरा में हैं, इसमें ये तीनों इराज जो है वो मुसलसल साथ साथ चल रही हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कलेक्टिवली प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिलेशनशिप करंटली जो है ये सारी साथ चल रही है। तो दिस इज आवर कंसिडरेशन कि दीज आर आवर स्टेक होल्डर। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्या सीखा है, इन इराज के बदलने से स्टेक होल्डर्स बदले हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे कौन से स्टेक होल्डर्स हुए या कितने स्टेक होल्डर्स हुए। अब हम जरा स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो अब जरा स्टेक होल्डर्स जो है वो हैं कौन, उसको अगर हम डिफाइन करें, वो हम पहले कर चुके हैं। तो हमने कहा था स्टेक होल्डर्स आर ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड विद आवर बिजनेस, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से कंसर्न लोग हैं उसकी हमने एक पिक्चर बनाई है, वो हम पिक्चर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द स्टेक होल्डर्स बच्चों। तो यू कैन ईजिली identify those stakeholders. Why it is like this? चलिए इसको मैंने थोड़ा सा यूं कर दिया है ताकि ये प्रेजेंटेबल शक्ल में आ जाए। साइज में इसका 16 कर देता हूँ, 18 से और बेहतर हो गया है। चलें लेट्स हैव इट 20। चलें दीज आर बेटर आई बिलीव सो। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आप इंटरनल स्टेक होल्डर्स को देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए इधर कर दिया है जी। अब आप देख सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हैं बच्चों जो विद इन कंपनी है, जो एक बिजनेस के अंदर होंगे,
छोटी सी एक शॉप भी होगी ना आपके नियर विसिनिटी में, एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है, आप उसको जरा गौर से देखें, उसमें ओनर भी बैठा होगा, उसमें जो ओनर के साथ पार्टनर्स हैं वो भी बैठी होंगी, ठीक है, उसमें मैनेजर्स भी बैठे होंगे, उसमें एम्प्लॉइज भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली क्या है आपके जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को अगर मैं एक छोटा सा और ऐड कर दूं, इसमें पार्टनर्स हम कह लें, पार्टनर्स भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ भी एक ऐड कर देता हूँ, ओनर्स में है, सॉरी मैं आपके साथ साथ बुक में एक्चुअली एडिशंस कर रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई वो भी चेंज मैंने नोटिस करनी है बुक के अंदर भी, ठीक है। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स जो हमारे हो सकते हैं, ये इंटरनल है सारे, ये बिजनेस के अंदर होंगे, ये अंदर के लोग हैं हमारे। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सप्लायर्स हैं आपके, जो आपको सप्लाई करते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके कस्टमर्स हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, क्रेडिटर्स है। छोटी सी एग्जांपल है, एप्पल फ़ोन बनाती है, आईफोन, तो आईफोन के वो जितने पार्ट्स हैं वो खुद नहीं बनाती, वो बाहर से लेती है। एप्पल की जो स्क्रीन है, जो एलसीडी है, वो सैमसंग बना रहा है। एप्पल के जो है मदरबोर्ड है वो कोई और कंपनी चाइनीज बना रही है। क्वेलकॉम एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो उसके लिए जो है वो कैमरा और उसकी बाकी जो पार्ट्स हैं वो बना रही हैं, ठीक है। एप्पल वाले सिर्फ डिज़ाइन करके दे रहे हैं और कंपनीज उनके लिए बना रही हैं चीज़ें। तो अब सोचें ज़रा उसके स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, उसके सप्लायर्स हैं जो उसको चीज़ें सप्लाई करते हैं। एप्पल फ़ोन जो बेचती है वो एप्पल स्टोर्स के थ्रू भी बेचती है, और उसके अलावा जो है वो ऑनलाइन बिजनेस, जैसे अमेजोन की वेबसाइट से बिक रहा है, तो अमेजोन इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हुआ ना, जो उसकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कस्टमर्स हैं जो एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं, कंपेटिटर्स हैं, सैमसंग उसका कंपेटिटर है, अब वो उसका स्टेक होल्डर भी है। अब मज़े की बात यह है कि वो उसका स्टेक होल्डर भी है, उसका कंपेटिटर भी है और उसका सप्लायर भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ठीक है। सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी आईफोन के बारे में क्या व्यू रखती है। गवर्नमेंट है, अब जितनी एप्पल की मोबाइल की सेल होगी, गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा क्या है, टैक्स की सूरत में इनकम जनरेट होगी, ठीक है। फिर कम्युनिटी है, कम्युनिटी को क्या डेवलपमेंट होती है, कम्युनिटी की सेफ्टी होती है। जैसे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, एप्पल ने आई वॉच बनाई, उनकी आई वॉच जो है आपकी हेल्थ की सारी एक्टिविटीज़ नोटिस करती है। अमेरिका में एक बंदे को हार्ट अटैक हो रहा था, उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन थी वो बड़ी इफेक्ट हुई, और उसकी ब्लड की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ही वेंट टू हॉस्पिटल और डॉक्टर ने उसे कहा कि यू आर लकी इनफ कि आपको आपकी आई वॉच ने हार्ट अटैक से बचा लिया है, एंड ही वाज सिक्योर्ड, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ये कम्युनिटी की, अब देखें एक इनोवेशन हुई है तो पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ उस इनोवेशन का, दिस इज़ कम्युनिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आईफोन 7 जब लॉन्च हो रहा था, तो एक बंदे ने ऐड पुट किया था, ठीक है, कि मैं जो है अपना किडनी बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई है जो मेरा किडनी परचेज करना चाहता है, मैंने आईफोन 7 खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सोचें कि कितने इंपॉर्टेंट है आईफोन 7 आना और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। दिस इज इफेक्ट ऑफ अ कंपनी ऑन द कम्युनिटी, ऑन द सोसाइटी। इसी तरह क्रेडिटर्स हैं बच्चों आपके, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनके आपने पैसे देने हैं, आपने लोन किसी के लिए हुआ, सपोज आप कहते हैं हमने कंपनी बंद करनी है, एप्पल वाले कहें जी हमने कंपनी बंद करनी है, उन्होंने लोन लिया हुआ है अमेरिका के बैंक से, तो क्या होगा, उनका बैंक वालों को पैसे वापस नहीं होंगे। कंपनी पहले सेल होगी, डिफ़ॉल्ट करेगी, उसकी सारी एसेट्स बिकेंगे, फिर उनकी पेमेंट होगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को फ़ायदा है और लोन लेंगे आप उनसे, ठीक है। तो देयर आर मेनी अदर पीपल एक्चुअली हु आर कंसर्न्ड विद यू। तो जितने लोग जो आपसे कंसर्न्ड होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब स्टेक होल्डर्स जो है वो हमें इन्फ्लुएंस भी तो करते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है, उनका पूरा क्योंकि स्टेक होता है हमारे बिजनेस के साथ, उनका इंटरेस्ट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, तो दे इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस सिग्निफिकेंटली, उनका एक पूरा जो है वो रोल है, ठीक है। तो अब इन्हीं को देख के हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। स्टेक होल्डर कम तो ऑब्जेक्टिव भी आपके कम, और सिंपल, ठीक है। स्टेक होल्डर ज्यादा तो आपके ऑब्जेक्टिव भी बदल जाएंगे। अब जिस तरह देखें, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, उस फैक्ट्री से गंदा पानी और धुआं निकलता है, फैक्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, 5,000 लोगों को नौकरियां दी है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन माहौल भी तो खराब हो रहा है। तो अब एक स्टेक होल्डर आपका खुश नहीं होगा, कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट भी खुश ना हो कि उसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो उसकी वजह से, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या है हमारी बेसिकली, ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। तो कोई पॉजिटिवली होगा इन्फ्लुएंस, कोई नेगेटिवली होगा इन्फ्लुएंस। तो हम लोगों ने ऐसे बिजनेस बनाते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए हमने देखना है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स का कितना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, तो अब इसकी बेस पे इन स्टेक होल्डर्स को जहन में रखते हुए और इरास के साथ लिंक करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं।
तो इसी को बेस बनाते हुए वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन सेटल्ड जो बिजनेसेस के होते हैं. तो देर आर बेसिकली थ्री, लाइक यू कैन से कि ऑब्जेक्टिव थ्री फॉर्म्स हैं, थ्री स्टेजेस हैं ऑब्जेक्टिव्स की. ठीक है, एक हम कहते हैं ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल हमारा व्यू है, ये से हम कहते हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, दूसरी हमारी कहलाती है इसमें बच्चों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. ठीक है, और तीसरी हमारी जो कहलाती है ना वो कंटेम्परेरी या स्टेक होल्डर्स वेलफेयर अप्रोच. ठीक है, अब ये तीन अप्रोचेज हैं हमारे प्रॉफिट्स के, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. जो पहली अप्रोच है ना, ये बात करती है बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच, या नाम से जैसे जा रहे हो ना, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फोकस ऑन अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ठीक है, यहाँ पे सारे का सारा फोकस था प्रॉफिट्स अर्न करने पे, पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बनाओ उसके अंदर. ठीक है, ये जो पर्सपेक्टिव था ना, ये प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग का पर्सपेक्टिव है. यहाँ जो सेंटरनेस थी ना बिजनेस की, वो बेसिकली प्रॉफिट्स के ऊपर थी. ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है ना वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है यहाँ पे बेसिकली जब कंपनीज की इमर्जेंस हुई थी ना, ये जो ऊपर वाला है ना प्रॉफिट मेकिंग वाला, ये यूजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इनके अंदर जो है ये ज़्यादा फोकस था. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था यहाँ पे फोकस था, फोकस ऑन इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि हमने जो शेयर होल्डर्स हैं ना उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है. ठीक है, अब ये कंपनी से सारी बात है, जो हमारी कंपनी से उनकी जो वेल्थ है उसको हमने इंक्रीज करना. अब आपको पता है शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनीज को पढ़ा हुआ है, उनके शेयर होल्डर्स की वेल्थ दो तरह से होती है. एक तो हम उनको प्रॉफिट डिविडेंड्स देते हैं ना, ठीक है, डिविडेंड्स की फॉर्म में देते हैं. ठीक है, एक ये उनकी वेल्थ है. दूसरा हम लोग जो है उनकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी होती है. जिसने देखे ना, कंपनी जितने ज्यादा डिविडेंड देती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर की वैल्यू है ना मार्केट के अंदर, वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो वो जब बढ़ती है तो उसका आपको फायदा होता है. ठीक है, मैं जिस तरह आपको बताया था ना, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क है, वो एलन मस्क की जेब में पैसे नहीं है ना, उसके बैंक में पैसे हैं. उसके पास है शेयर्स स्पेस एक्स के, ठीक है, द बोरिंग कंपनी के, टेस्ला के, इनके शेयर्स हैं. अब टेस्ला ऊपर उठी है, स्पेस एक्स ऊपर उठी है, ये दो के ऊपर उठने की वजह से क्या हुआ, उसके पास जो शेयर्स हैं उनकी शेयर्स की तादाद की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है ना. सपोज उसके पास 1 अरब शेयर है, 1 अरब शेयर की वजह से हर शेयर की वैल्यू जो है 5 रुपए है, तो 5 अरब उसकी वैल्यू होगी. ठीक है, अगर वो 100 रुपए के हो जाते हैं तो 100 अरब उसकी वैल्यू हो जाएगी. अगर वो 500 हो जाते हैं तो उसकी वर्थ 500 अरब हो जाएगी. ठीक है, तो यूं उसकी जो है ना नेट वर्थ कैलकुलेट होती है. तो अब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, यहाँ दो फोकस होते हैं. एक तो डिविडेंड बढ़ाएं कंपनी के, लेकिन डिविडेंड बढ़ने कैसे, प्रॉफिट से ही. मजे की बात यह है कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डिविडेंड बढ़ेंगे ना. ठीक है, डिविडेंड बच्चों वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. जिस तरह एक कंपनी है, उसने जो है वो प्रॉफिट कमाया है 100 रुपीज़ का, तो वो कहती है 100 रुपीज़ में से हमने जो है ना वो 50 रुपीज़ रिजर्व रख लेने हैं फ्यूचर के लिए ताकि हमारे काम आ जाएं, और 50 रुपीज़ हम लोगों ने जो है ना सारे शेयर होल्डर्स में बांट देने हैं. अब सपोज उसके जो है वो 20 शेयर होल्डर्स हैं, तो 20 शेयर होल्डर्स हैं तो 50 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, तो 2.5 डिविडेंड हो जाएगा हर बंदे को. प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. तो एक तो कंपनी को डिविडेंड मिलेगा. अब इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि जिस कंपनी जो कंपनी डिविडेंड्स देती है ना, मार्केट में जब उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, तो जो शेयर्स खरीदने वाले हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा डिविडेंड फलां कंपनी ने दिया, इसका मतलब अगर हम ये इसके शेयर खरीद लें तो हमें भी डिविडेंड मिलेगा अगली दफा. तो लोग उसके शेयर्स ज्यादा खरीदने लग जाते हैं. और आपको पता है जो चीज़ ज्यादा खरीदी जाती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है. जिसके बायर ज्यादा होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, उसकी प्राइस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है. तो शेयर्स में उनकी मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में उनकी प्राइस बढ़ जाएगी ना. जब उनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या इम्पैक्ट उसका होगा, उससे जो है अल्टीमेटली शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो एक मालिक जिसके पास शेयर्स हैं, एक तो वो डिविडेंड ले रहा है, नंबर वन वो प्रॉफिट, दूसरा उसकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ गई है. शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो उसकी वेल्थ और इंक्रीज हो गई है. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बाद तीसरा एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो है वेलफेयर ऑफ स्टेक होल्डर्स बच्चों. ठीक है, अब अच्छा मैं जो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है ना कॉन्सेप्ट, इसको जरा एक सम अप कर देता हूँ यहाँ पे एक ना छोटे से टेबल की शक्ल में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ. इसको मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ ताकि हमारे देखने में आसानी हो.
जी बच्चों, इस टेबल का मैं साइज बढ़ा देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेबल। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है और वहाँ पे मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है। फोकस क्या है? शॉर्ट टर्म है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसका फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म है। और वैल्यू ऑफ रिस्क क्या है? इट इग्नोर्स रिस्क अनसर्टेनिटी, इट वैल्यूज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी जो है आपको पता है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसमें हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं आज ही कमाओ, फ्यूचर च जेड़ा होएगा वेख ही जाएगा, वो नहीं हम सोचते। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसमें हमने फ्यूचर को जहन में रख के आज प्लानिंग करनी होती है। हमने रिस्क को कम करना होता है, अनसर्टेनिटी से अवॉइड करना होता है। ठीक है, उसके मुताबिक हम जो है वो चलते हैं। तो ये डिफरेंस है। और जो कंटेम्प्रेरी है ऑब्जेक्टिव बच्चों है ना स्टेक होल्डर्स का, वो ये है कि नहीं, ना शेयर ना पैसा बनाना है। जिस तरह देखें ना, पैसा किसके लिए हम बना रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग किसके लिए कर रहे हैं? ओनर्स ऑफ द बिजनेस के लिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसके लिए हो रही है? शेयर होल्डर्स के लिए हैं, ये भी ओनर्स ही। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये ज़रा ब्रॉड होते हैं, कंपनीज में होते हैं जो जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर से मुराद है सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें। आप कंपनी चलाएं तो एम्प्लॉय को भी फ़ायदा दें, आप अपने जो है वो कस्टमर्स को भी फ़ायदा दें, आप गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दें, आप कंपेटिटर्स का भी ख्याल रखें, आप जो है वो सोसाइटी का भी ख्याल रखें। ऐसा बिजनेस करना है। ठीक है, तो बिजनेस का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं है, सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, बल्कि उसका मकसद जो है वो बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना है। ये कहलाता है कंटेम्प्रेरी या स्टेक होल्डर्स वेलफेयर अप्रोच ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये जो फोकस है ये आजकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस में है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह एक और अप्रोच है जो इसी से आउटकम है, दैट इज कॉल्ड, ओहो ये क्या हो गया, जी, एक जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, या इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन, टीबीएल। ठीक है, टीबीएल अप्रोच। ठीक, तो इसमें जो फोकस है ना, दैट इज ऑन इंटरेस्टिंगली नॉट मोर देन वन थिंग्स। ठीक है, इसका जो फोकस है वो 3 पीस पे है, 3 पीस, दैट इज पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट। ये भी एक अप्रोच के तौर पे मर्ज हो चुकी है। ये भी अब बिजनेसेस जो है अक्सर कहते हैं कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ठीक है, कि आप जो है वो लोगों का भी ख्याल रखें, आप पीपल इंटरनल भी हैं, पीपल एक्सटर्नल भी हैं, और अपने माहौल का भी ख्याल रखें, यानी प्लेनेट को भी आप ख़राब ना करें। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। तो हमारे पास इसका मतलब ये जो है 4 ईरास हैं हमारे पास। ट्रेडिशनली सॉरी 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच है, हमारे पास कंटेम्प्रेरी स्टेक होल्डर्स अप्रोच है, और हमारी ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है। अब कोई आपसे पूछे ना कि बिजनेस किस लिए करते हैं, तो आपने कहना है बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। बिजनेस होता है सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखने के लिए। तो हमने ऐसा बिजनेस करना है और ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखे। ठीक है, अच्छा, तो एक जो है ना रिसेंट बच्चों, ये अगस्त 2020 के अंदर जो है ना एक मीटिंग हुई थी दुनिया के टॉप 181 कंपनीज के सीईओज की। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? उसके अंदर एप्पल का भी सीईओ शामिल था, उसमें अमेजोन का भी शामिल था, उसमें बिल गेट्स भी था, उसके अंदर जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले भी थे। तो उन्होंने कहा है कि ये एक बात कही है। ठीक है, फैक्ट चेक है, ये टॉप 200 कंपनीज के जो सीईओज हैं उनकी है, अगस्त 2019 में। ये ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि अराउंड टेबल ऑफ अराउंड 200 टॉप सीईओज ऑफ यूएस फर्म्स इंक्लूडिंग एप्पल, पेप्सी, वॉलमार्ट कंक्लूडेड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स कंसिडरेशन इज नॉट too much for survival. Rather, business should value their suppliers, employees, customers, community and environment at large. यानी इनका ख्याल रखना भी इक्वली गुड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट फोकस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड किस पे है? ठीक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना जो है वो प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसका मतलब है कि ये चारों चीज़ें हमारी इसमें कवर हो गई। तो ये हमारी 4 अप्रोचेज़ हैं बच्चों। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सम अप करें, तो अब आपसे अगर कोई पूछे तो आपने, मैं फिर यही कहूँगा, आपने कहना है कि बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, रदर क्या है? सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये जो है ये बिजनेस की जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, मूविंग फर्दर, हम लोग जो हैं वो
एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आपने ये सुना होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इसको हम एब्रीविएशन में कहते हैं। ठीक है, तो CSR ये कॉमनली यूज टर्म है पूरी दुनिया में, कहीं भी आप CSR का वर्ड यूज करें तो एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड दैट कि CSR क्या है। तो CSR इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाई कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स। Through CSR, firms may focus on the profit and wealth maximization along with the environmental and social contribution. The CSR following firms believe in investing back to society and people. यानी वो जो फर्म्स जो बेसिकली CSR पे बिलीव करती हैं ना, वो जब कंपनी वो प्रॉफिट कमाती हैं ना, प्रॉफिट भी कमाती हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करती हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और वेल्थ को सिर्फ अपनी तक कंसंट्रेट नहीं रखते, वो उसको रीपे भी करते हैं। जिस तरह कंपनीज ने स्कूल्स बनाए होते हैं, कंपनीज ने हॉस्पिटल्स बनाए होते हैं, कंपनीज ने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए होते हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देती हैं, उनके बच्चों को बेनिफिट देती है, ये CSR है। ठीक है, तो CSR बेसिकली बेनिफिट लेना और लेके रिटर्न करना सोसाइटी को। ठीक है, ये कहलाता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो ये बिलीव करती हैं कि सोसाइटी को रीपे करना उनकी जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि हम किस तरह के बिजनेस होंगे। ठीक है, कि हम इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कि हम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाएं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं। ठीक है, हम जो है वो स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें या ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच अडेप्ट करें। वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? तो वी हैव फ्यू डिटर्मिनेंट्स, उनमें नंबर 1 जो है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस ओनरशिप। जिस तरह देखें, अगर एक बिजनेस जो है वो सिंगल ओनर के पास है, तो सिंगल ओनर जो है वो क्या करेगा, उसका फोकस अपनी सिंगल ओनरशिप होगी और अपने बेनिफिट्स होंगे। एक जो बिजनेस है वो अगर पब्लिक ओनरशिप है या स्टेट ओनरशिप में है, तो आपको पता है जो स्टेट ओनरशिप वाले बिजनेसेस हैं उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मकसद होता है अपनी जो पब्लिक है उनका ख्याल रखना। सरकारी इदारों में आप देख लें, सरकारी अस्पतालों में फीस 10 रुपये या 50 रुपये होती है, और आपके फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री मेडिसिन मिलती है, सारा कुछ है आपका। अब वो क्या है आपके लिए, बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस है ना उनका, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर रहे, वो सर्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई है, ऑरेंज लाइन बनाई है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया देना है, ताकि लोग गाड़ियों पे। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि इस्लामाबाद के अंदर जब मेट्रो स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उसमें 34% जो है वो रिडक्शन आई है ट्रैफिक में। ठीक है ना, तो अब ये चीज क्या है, एक फायदा हुआ ना, माहौल को फायदा हुआ, माहौल साफ हुआ, लोगों को फायदा हुआ कि लोगों की जो है वो ट्रेवलिंग जो है वो बेहतर आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, सड़कें भी आसान हो गई मैनेज करनी, एक्सीडेंट की रेशो भी कम हो गई। ठीक है, अब हुकूमत तो अरबों रुपए लगा रही है अपने पास है, लेकिन सोसाइटी को एज अ होल फायदा हो रहा है। अब मुझे खुद बताएं, क्या ये प्राइवेट इदारा करता कि अपने आप को बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो नुकसान करता, सिर्फ ये है कि आवाम को फायदा देने के लिए? प्राइवेट इदारा ऐसा कभी भी नहीं करता। इसलिए जो नेचर ऑफ ओनरशिप है वो पहला डिटर्मिनेंट है आपकी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने का। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सरकारी इदारे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम नहीं कर रहे होते, वो किस पे काम कर रहे होते हैं? तीसरे और जो चौथा ऑब्जेक्टिव है, स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना, और बॉटम लाइन अप्रोच भी इवन नहीं है, क्योंकि बॉटम लाइन अप्रोच में प्रॉफिट्स हैं, पीपल प्रॉफिट एंड प्लेनेट है ना, तो उसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो उनका फोकस सिर्फ जो है वो स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना है, ये नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से। देन साइज ऑफ बिजनेस है बच्चों, दूसरा जो है साइज ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस का साइज है वो भी बड़ा मैटर करता है। छोटे साइज का बिजनेस होना, ठीक है, तो वो उसका फोकस और होता है, और जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनका फोकस और होता है। जिस तरह जो छोटी फर्म्स हैं वो अक्सर उनकी कोशिश होगी हम जल्दी से बड़ी फर्म हो जाए। तो बड़ी फर्म कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा प्रॉफिट कमा के, ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज करके, ज़्यादा पैसे कमाएंगे तभी एक्सपेंशन हो सकती है ना। लेकिन बड़ी फर्म्स क्योंकि ऑलरेडी बड़ी हैं, उन्हें अपनी रिप्यूट की बड़ी फिक्र होती है, उन्होंने मार्केट में लंबे अरसे के लिए रहना होता है और सर्वाइव करना होता है। तो उस लंबे अरसे के रहने के लिए वो क्या करेंगे, उनके गोल जो है वो मुख्तलिफ होंगे। वो हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग से हट के एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो।
तो इसलिए जो साइज ऑफ फर्म है दैट इज येट अनदर जो है वो डिटर्मिनेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स का। आफ्टर दैट वी हैव लाइफ ऑफ फर्म। ठीक है कि एक फर्म जो है उसकी लाइफ कितनी है। एक नई फर्म जो है ज़ाहिरी बात है उसका फोकस जो है वो मैंने जैसे पहले बताया है शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग पे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होगा, ताकि वो ग्रो कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। इसके मुकाबले में वो फर्म जो 50 साल से 100 साल से एग्जिस्ट कर रही है तो वो तो ऑलरेडी इतनी इस्टेब्लिश है, इतने रिसोर्सेज उसके पास होंगे कि उसे फिक्र नहीं है। तो वो जो है हो सकता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR या ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच या स्टेक होल्डर्स परस्पेक्टिव पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें। ठीक है ना। तो ये लाइफ ऑफ फर्म पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। समटाइम ऐसा होता है जो नई आने वाली फर्म्स हैं, न्यू फर्म्स जिनकी लाइफ कम है, उन्हें पता होता है कि सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स की, तो आते साथ स्टेक होल्डर्स को फोकस करें, तो उसके साथ वो मार्केट में अपनी अच्छी रिप्यूट बना लें। ठीक है, तो लाइफ ऑफ फर्म जो है वो भी मैटर करती है, इफेक्ट करती है आपके ऑब्जेक्टिव पे। देन लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस आपकी जो है, ठीक है, आपकी जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसका भी आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है कि लाइक एक सोल प्रोप्राइटर जो है, सिंगल ओनर जो होगा, उसका उसकी जो ओनरशिप है इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम बेसिकली जो है, ये हमें अभी पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा दुकानदार, अगर उसको दुकान में नुकसान होता है उसको ज़ाती नुकसान होता है वो, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उस पर चल रही होती है, यानी उसकी ज़ाती ज़िंदगी और उसकी कारोबारी ज़िंदगी लिंक्ड होती है। ठीक है, अगर उसने उधार देना है तो हो सकता है उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए और उससे वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो उसका फोकस जो है ज़हरी बात है वो ऐसा होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं और प्रॉफिट कमा के अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करूं। ठीक है ना। तो इसलिए वो प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी हो सकता है चलाए, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग को वो इग्नोर नहीं करेगा। पार्टनरशिप कंपनी होगी तो वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि पार्टनर्स का कॉमन गोल क्या है। ठीक है, अगर पार्टनर्स का कॉमन गोल है वेल्थ मैक्सिमाइज करना तो वो उस पर चलेंगे। पार्टनर्स का कॉमन गोल है कि हमने जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर करनी है तो वो उस पर चलेंगे। ठीक है ना। इस तरह जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनका फोकस और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का फोकस है, अगेन वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ ओनर्स, उन पे डिपेंड करेगा कि उनके लिए क्या चीज़ कितनी है हमें। ठीक है, तो उसके मुताबिक वो डिसाइड करेंगे। पब्लिक सेक्टर कंपनीज हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, सिर्फ जो है वो स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना होता है। तो उस पर भी डिपेंड करते करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है फिर आगे आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। ठीक है, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका कल्चर ही दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों को वेलफेयर करना है, दूसरों को सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा बिजनेस के लिए, वो क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो यही होगा कि हम इसको बिजनेस को जो है वो इम्प्रूव करें, सॉरी हम जो है वो स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें। ठीक है, इसके मुकाबले में जहाँ पे मटेरियलिज्म जिस फर्म में ज़्यादा हो, जहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो, लालच ज़्यादा हो, तो सही बात है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप एंड टॉप मैनेजमेंट। ये मैं समझता हूँ सबसे अहम फोर्सेज में से है। ठीक है, कि आपकी लीडरशिप कैसी है और आपकी टॉप मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है, ये कौन होते हैं, लीडर कौन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है हमारा लीडरशिप का। लेकिन सिंपल वर्ड्स में आपको बता सकता हूँ, लीडर वो होता है जो डायरेक्शन देता है, ये विजन दिखाता है, ये विजन है, ये हमारी डेस्टिनेशन है जिस पे हमने पहुंचना है और ऐसे पहुंचना है, वो लीडर होता है। अब अगर आपका लीडर जो है वही अक्सर टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी बैठे होते हैं या वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में से भी ऊपर होता है, तो जो लीडर है अगर वो कहीं नहीं, माहौल का ख्याल रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे माशरे को नुकसान हो। ठीक है, जिससे लोगों को नुकसान हो, ये काम नहीं करना। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह, जिस तरह अभी कोरोना है, मैं एक हमारे जो है बड़े अजीज जानने वाले हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनके एक कम बिजनेस है। वो कहते हैं जी हमारा कोरोना में बिजनेस बंद था लेकिन हमने तनख्वाहें लोगों को दिनों में पहले दी हैं। पहले हम जो यकम को देते हैं हम एक दो दिन तीन दिन पहले दे देते थे, क्योंकि हमें पता है कोरोना में लोगों के हालात बहुत माड़े हैं, बहुत बुरे हालात में है वो। तो कहता है अल्लाह ने हमें बरकत दी है, उसके रिटर्न हमें जब कोरोना खुला है तो उसके रिटर्न हमें 10 टाइम्स मिले हैं। अब ये क्या है, ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है ना। उनके व्यू में ये था कि कोई बात नहीं, लोगों का भला करो, अल्लाह आपका भला करेगा, और अल्लाह करता है फिर ऐसे लोगों के साथ। ये वो तिजारत है ना जो हम अल्लाह के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो है वो लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमारा बिजनेस जो है वो किस तरह काम करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आई होप सो एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड कि हमारा बेसिकली इसमें क्या फोकस था पूरे चैप्टर में। नटशल में अगर हम बताएं तो हमारा इस पूरे चैप्टर का फोकस था कि कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं और उन हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। स्टेक और समअप कर दूं तो स्टेक होल्डर्स सारे वो लोग जो आपसे कंसर्न होते हैं वो स्टेक होल्डर हैं।
या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऑल दोज पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर डिसीजंस, वो स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, हमने कहा था इसमें ऑब्जेक्टिव्स का जो लिंक है ना वो हमारे इराज के साथ, बेसिकली इन दोनों का, स्टेक होल्डर और ऑब्जेक्टिव दोनों का लिंक जो है वो इराज के साथ है। लेकिन अब जो है करंटली हम कहते हैं 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, स्टेक होल्डर्स हैं और ट्रिपल बॉटम लाइन है। तो जो स्टेक होल्डर और वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो आजकल ज़रा ज़्यादा चल रहा है, कंपनीज उसकी तरफ ज़्यादा आ रही हैं और उसकी शक्ल आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ल में आपको नज़र आता है। कंपनीज कहती हैं कि वी आर अ CSR बेस्ड कंपनी, वी आर अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी, ठीक है। तो अब ये जो है ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना। तो आपसे अब कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज बिजनेस मेंट फॉर, तो यू आर सपोज टू टेल कि वी आर नॉट ओनली हेयर टू मेक मनी, we are not only here to make profits, but we are here to take care for every stakeholders of ours, ठीक है। तो this is the contemporary definition of a business। तो thank you so much बच्चों, stay blessed, ठीक है। हमारा ये एंड हो गया है। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह चैप्टर है उसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह कीप ऑल ऑफ यू हेल्दी एंड सेफ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।